हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं हरदा डिग्री कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आकाश उपाध्याय आप सभी को आज जो हमारा फाउंडेशन का कोर्स है, फाइनल ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो फाउंडेशन का कोर्स है उसका सेकंड पेपर है डिजिटल अवेयरनेस एंड एंड साइबर सिक्योरिटी। तो ये जो सब्जेक्ट है इसका हमने इससे पहले वाले वीडियो में यूनिट 1 के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखे थे। जो संभावित प्रश्न हैं उनको हमने सॉल्व किया था यहाँ पर, और आज हम यूनिट 2 से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ अपनी स्क्रीन पर और देखते हैं हम यूनिट 2 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो ये जो क्लास है ये सभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए है, और ये कंपलसरी पेपर है। ये सेकंड पार्ट होता है फाउंडेशन का। तो इसका नाम है डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी। हम देखते हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर यूनिट सेकंड के। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को एडजस्ट कर देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको अच्छे से ये जो मेरी स्क्रीन है वो दिखाई दे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई बैंकिंग इज आल्सो नोन एज। इस यूनिट में इंटरनेट बैंकिंग, ई कॉमर्स और इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम को समझाया गया है और ई कॉमर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा। आई बैंकिंग इज ऑल्सो नोन एज। आई बैंकिंग को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो ऑनलाइन बैंकिंग हम इसको बोलते ही हैं, ई बैंकिंग इसको बोलते हैं, वर्चुअल बैंकिंग। वर्चुअल बैंकिंग का मतलब होता है कि अपने मतलब बैंक जाकर के कोई ट्रांजेक्शन ना करना, मतलब वर्चुअली अपनी बैंकिंग को मैनेज करना वर्चुअल बैंकिंग कहलाता है। तो इसका ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन में बताया है उन्होंने कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ई बैंकिंग की होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ आई बैंकिंग। तो आई बैंकिंग जो होती है वो सिक्योर होती है, कन्वीनियंट होती है कि हमको बार बार बैंक नहीं जाना पड़ता, लाइंस में नहीं लगना पड़ता, और इजीली एक्सेसिबल होती है। पासवर्ड ओटीपी के थ्रू हम उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा ऑल आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 उन्होंने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग द वे टू ट्रांसफर द फंड ऑनलाइन। ऑनलाइन फंड करने का कौन सा तरीका है, या निम्नलिखित में से कौन सा तरीका फंड को ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, जिसको हम एनईएफटी बोलते हैं, ये भी हमारा एक ऑनलाइन, जब हम आई बैंकिंग या ई बैंकिंग यूज़ करते हैं तो एनईएफटी और आरटीजीएस के इसमें ऑप्शंस आते हैं। तो आरटीजीएस का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, है ना, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। तो ये सभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के एक तरीके होते हैं जो फंड को एक खाते से दूसरे खाते में हम लोग ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ की जाते हैं। ये सभी चीज़ें आपको, अगर आपके पास में ई बैंकिंग का एक्सेस है, आपकी बैंक की वेबसाइट पे आप लॉगिन कर सकते हैं, तो वहाँ से ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं। एनईएफटी स्टैंड्स फॉर, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, तो एनईएफटी का अभी मैंने आपको फुल फॉर्म यहाँ पे बताया था, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। आरटीजीएस का फुल फॉर्म पूछा है उन्होंने, तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म है, यहाँ पे देखिए स्पेलिंग्स में थोड़ा थोड़ा उन्होंने चेंज करा हुआ। जैसे ये रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका पूरा फुल फॉर्म होता है, और यहाँ ध्यान से देखिए यहाँ रील लिखा हुआ है। तो आप लोगों को जल्दबाजी नहीं करना है, ध्यान से आंसर्स को पढ़ना है। मिनिमम लिमिट ऑफ आरटीजीएस, आरटीजीएस की न्यूनतम सीमा क्या होती है पूछा है। तो आरटीजीएस जो होता है 2 लाख या 2 लाख से अधिक की राशि के लिए उपयोग में किया जाता है। ये जो है व्यापारी जो है, बिजनेस जो है,
वो लोग ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं, बिजनेसमैन जो है वो ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं। IAMPS स्टैंड्स फॉर, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम में क्या होता है कि जो पेमेंट है आपका वो इमीडिएट दूसरे अकाउंट में जिसमें भी आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वहाँ पर हो जाता है। अब जो मतलब इसकी एक शर्त है कि जो अकाउंट है ना, जो अकाउंट है वो आपकी लिस्ट में है ना, जो लिस्ट है जिसके आपको ट्रांजेक्शन करना है उसमें लिस्ट में ऐड होना चाहिए, इसकी शर्त है। RTGS में भी यही शर्त है ना। RTGS करो आप, NEFT करो, तो इन सब में कंडीशन ये होती है कि जो अकाउंट है वो लिस्टेड होना चाहिए या ऐड होना चाहिए। अब कुछ बैंक्स जो होती है ऐड 24 आवर्स बाद करती हैं, कुछ बैंक्स 8 आवर्स बाद आपको उस अकाउंट को जिसको आपने ऐड किया है, जिसमें आपको अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, उसको आप 8 घंटे बाद। और जो बैंक सिमिलर बैंक होती है, जैसे सपोज़ करिए आप HDFC बैंक है और मैं HDFC के किसी अन्य खाते में पैसा ट्रांसफ़र करने जा रहा हूँ, तो वो 2 घंटे या मिनिमम आधे घंटे है ना, ऐसे उनका एक क्राइटेरिया बना है, रूल्स है उनके कि भाई अगर कोई दूसरा अदर बैंक का अकाउंट होगा तो हम 24 आवर्स में उसमें ट्रांसफ़र करने देंगे आपको। तो ये इसलिए किया जाता है कि भाई जो यूज़र है ना, जैसे मैं अकाउंट ऐड कर रहा हूँ तो मैं उसको OTP के ज़रिए वैलिडेट करूँगा, फिर बैंक का एक इंटरनल सिस्टम है उस अकाउंट को चेक करेगा कि ये जो अकाउंट और इन्होंने डिटेल दी है कि इस नाम चेक करेंगे वो, फिर आपका आपका अकाउंट नंबर चेक करेंगे, फिर बैंक IFSC कोड चेक करेंगे है ना। तो ये सभी चीज़ें चेक होती है, उसके बाद में वो कंफर्म होता है कि हाँ अभी अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब भी कोई आपसे ऑनलाइन पेमेंट कि आप किसी से डिमांड करते हैं या कोई आपसे डिमांड करता है, तो वो आपसे सबसे पहले तो आपसे अकाउंट नंबर पूछेगा, फिर IFSC कोड पूछेगा, फिर ब्रांच पूछेगा बैंक की है ना, ये सभी डिटेल्स, फिर नाम भी पूछेगा कि भाई किस नाम से अकाउंट है, और उसका टाइप भी पूछेगा कि भाई वो सेविंग है या करंट है। ठीक है, तो मैंडेटरी है ये सभी चीज़ें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करने के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं फाइनेंशियल टूल्स। अब फाइनेंशियल टूल होता क्या है? फाइनेंशियल टूल जो है वो हमको हमारी एसेट्स, किसी बिजनेस के एसेट्स, उस बिजनेस के एक्सपेंडिचर और उस बिजनेस के इनकम, इन सभी को ओवरऑल मैनेज करने के लिए एक टूल होता है जिसको हम जनरल भाषा में बोलते हैं अकाउंटिंग का एक कोई सॉफ्टवेयर हो, है ना। अकाउंटिंग का एक कोई सॉफ्टवेयर हो जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने शायद अकाउंटिंग के कुछ सॉफ्टवेयर्स के नाम सुने होंगे, जैसे कि एक होता है मार्ग, है ना। टैली सबसे पावरफुल और सबसे पॉपुलर अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है टैली। ठीक, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे कि क्विक बुक है ना, जोहो बुक है। ये सभी व्यापार का आपने नाम सुना होगा। और इसके अलावा और फाइनेंशियल टूल एक अगर अपन देखें तो आपको बहुत सारे जो ई-कॉमर्स की जो साइट्स हैं वो भी आपको अकाउंटिंग के टूल्स प्रोवाइड कराती। तो आपको कुछ अकाउंटिंग के टूल जैसे मार्ग है, टैली है, क्विक बुक, जोहो, व्यापार, इन सभी को आपको ध्यान रखना है कि अकाउंटिंग के टूल होते हैं, अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर है। तो हो सकता है कि इससे रिलेवेंट कोई क्वेश्चन आपका बन जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि इन्होंने पूछा द एम ऑफ फाइनेंशियल टूल इज टू, फाइनेंशियल टूल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो भाई फाइनेंशियल टूल अगर कोई यूज़ कर रहा है तो बिजनेस को अपने मैनेज करने के लिए कर रहा है, उस पर वो इनवॉइसिंग कर रहा है ना, उससे टैक्स प्रिपरेशन कर रहा है, इनवॉइसिंग कर रहा है। और इनवॉइसिंग करने में सबसे बड़ा लाभ क्या होता है कि भाई हम लोग अकाउंट्स मैनेज कर सकते हैं, किससे क्या लेना है, किससे क्या देना बाकी है। तो हम लोग ओवरऑल जो बिजनेस करते हैं वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए करते हैं, और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज जब हम करना चाह रहे हैं तभी तो हम फाइनेंशियल टूल को यूज़ कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल टूल्स की हेल्प से हम लोगों के पास में
एक बटन दबाते ही सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि लास्ट मंथ में हमने क्या बेचा था, लास्ट मंथ में हमारे सबसे ज़्यादा सेल किस प्रोडक्ट की हुई थी, या हमारा किस व्यापारी से क्या लेना देना है, किस कस्टमर से क्या लेना देना बचा है, किस कस्टमर का क्या बकाया है। तो ये सारी जानकारी हमको एक फाइनेंशियल टूल की मदद से मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन से फाइनेंशियल टूल का मुख्य तत्व होता है? तो रिटेल एजेंट, ठीक है, रिटेल एजेंट को हम जिसको भी माल बेच रहे हैं वो, और डिवाइसेस। तो हमको फाइनेंशियल टूल्स यूज़ करने के लिए डिवाइसेस की भी आवश्यकता पड़ेगी। आप कॉपी पेन पे अगर करेंगे तो वो फाइनेंशियल टूल नहीं कहलाएगा। तो आपको एक इलेक्ट्रॉनिक जैसे मोबाइल हो गया या आपका कंप्यूटर हो गया, तो टैली जैसे कंप्यूटर पे चलता है, आपका क्विक बुक, जोहोर, व्यापार, ये सब ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स हैं आपके। तो एक रिटेल एजेंट चाहिए होता है और एक डिवाइसेस चाहिए होती है, इसीलिए इसका आंसर आएगा बोथ एंड बी। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च फाइनेंशियल मैनेजमेंट टूल होता है? क्वेश्चन नंबर 11 इन्होंने पूछा है। तो भैया इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप फाइनेंशियल मैनेजमेंट टूल। वो टॉप फाइनेंशियल मैनेजमेंट टूल कौन सा होता है जिसमें हम अकाउंटिंग भी कर सकें, जिसमें हम बजटिंग भी कर सकें और बिलिंग भी कर सकें? तो ऑल जो है इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है 12th क्वेश्चन में OTP मीन्स। अब OTP जो है आपकी डेली लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। आप लोग सभी अपनी डेली लाइफ में दिन भर में कम से कम एक OTP का तो यूज़ करते ही होंगे। तो OTP क्या काम करता है? यूज़र का क्या करता है? वेरिफिकेशन करता है कि भाई जो डिटेल्स हमारे पास में है, या जो मोबाइल नंबर है या कोई ईमेल है ना, ईमेल है जो हमको दिया हुआ, ये कंफर्म करने के लिए कि ये यूज़र वही है, तो OTP वन टाइम पासवर्ड यूज़ करता है। तो OTP, उसके संबंध में अगला क्वेश्चन उन्होंने बोला है OTP इज़ यूज्ड फॉर। तो OTP परमिशंस ग्रांट करने के लिए भी यूज़ होता है, वेरीफाइंग यूज़र्स, यूज़र को वेरीफाई करने के लिए होता है, और ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ होता है ना। जैसे आप गूगल में एक अकाउंट से एक डिवाइस पे अगर ऑलरेडी लॉगिन हो और आप दूसरे किसी डिवाइस पे गूगल में लॉगिन करने जाएंगे, तो वो ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ होता है। तो इस जो ऑथेंटिकेशन, इस टाइप का ऑथेंटिकेशन जो कहलाता है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहलाता है, 2F है ना। टू फैक्टर मतलब एक तो आप पासवर्ड दोगे, दूसरी बार आप OTP दोगे, तो ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, QR से क्या तात्पर्य है? अब QR भी आपकी डेली लाइफ का हिस्सा है। दिन भर में कम से कम आप एक बार तो QR कोड से पेमेंट करते ही होंगे, किसी न किसी वॉलेट के थ्रू, है ना, वॉलेट के थ्रू, या UPI ऐप बोलते हैं इनको। तो जनरली आप लोगों के लिए डेली लाइफ में यूज़ होने वाली जो ऐप्स हैं वो कौन कौन सी हैं आपको पता होना चाहिए भाई। आप तो एक यूज़ करते हैं गूगल पे, फिर अमेज़न, है ना। उसके अलावा आप क्या यूज़ करते हैं? सबसे ज़्यादा पॉपुलर है पेटीएम, ठीक। और भी बहुत सारी है, सभी बैंक्स भी यही सुविधाएं प्रोवाइड कराती हैं, UPI ऐप्स देती हैं आप लोगों को यूज़ करने के लिए। तो गूगल पे, अमेज़न पे, पेटीएम है, और इसके बाद में आपका क्रेड है ना। तो ये सारी UPI ऐप्स कहलाती हैं, और ये UPI ऐप्स हमको फैसिलिटी देती है कि QR से आप पेमेंट कर सकें। किसी दुकान पे, किसी पेट्रोल पंप पे QR कोड लगा होता है, आप लोग उसको स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं। तो ये क्या होता है? UPI पेमेंट होता है, और ये इसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स, ठीक। UPI स्टैंड्स फॉर, नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, ठीक है। अभी मैंने बताया कि ये UPI ऐप्स होती है कुछ इनके बारे में, और ये यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम को यूज़ करती है। ये आपके अकाउंट से QR कोड के माध्यम से, या UPI ID, है ना, QR कोड, UPI ID, ठीक है, और फ़ोन नंबर। अब इसमें एक शर्त है कि जो फ़ोन नंबर है वो वो जो फ़ोन है वो पेमेंट सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए, उस फ़ोन से रजिस्टर्ड किया होना चाहिए इस UPI ऐप को, सामने वाले ने जिसको आपको पेमेंट करना है उसको। तो ये यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डिजिटल पेमेंट सिस्टम?
सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोड ऑफ डिजिटल पेमेंट सिस्टम। डिजिटल पेमेंट सिस्टम का निम्नलिखित में से कौन कौन सा तरीका होता है? तो यूपीआई होता है, एईपीएस होता है, और क्रेडिट कार्ड भी एक ऑनलाइन तरीका होता है, ऑल। अब एईपीएस आपके लिए एक नई टर्म है, एईपीएस। तो इसका फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आप लोगों को तो पता ही होगा कि आपकी जो सारी की सारी बैंक्स हैं, जितने भी आपके खाते हैं, वो आजकल आधार से उसको अटैच कर दिया गया है ना, आधार से अटैच करा हुआ है, और आधार को करा हुआ अटैच पैन कार्ड से। ठीक है, थोड़ी सी तकनीकी वजह से मैं थोड़ी देर के लिए मैं जो वीडियो है उसको पॉज कर रहा हूँ, जब तक आप इस वीडियो में बने रहें। थोड़ी सी तकनीकी खामी आ गई थी, इस वजह से मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर हमारे बढ़ते हैं। हम थे क्वेश्चन नंबर 18 पर, सॉरी 19 पर। यूएसएसडी कैन बी यूज फॉर। तो यूएसएसडी जो होता है वायरलेस एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 जो पूछा है कि इन केस ऑफ डेबिट कार्ड द मनी शुड बी डिडक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम। डेबिट कार्ड में अमाउंट सीधे ब्लैंक के अकाउंट से डेबिट होता है, तो यहाँ पर जो है कस्टमर के बैंक अकाउंट से यूज़ होता है। हम लोगों को डेली लाइफ में डेबिट कार्ड और एक क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड क्या करता है, आपको फैसिलिटी देता है, एक शॉर्ट टर्म लोन की फैसिलिटी देता है क्रेडिट कार्ड, है ना, और दूसरे पेमेंट्स भी करने देता है। और डेबिट कार्ड में आप सिर्फ उतना ही अमाउंट डिडक्ट करा सकते हैं या उतना ही पेमेंट कर सकते हैं जितना कि आपके अकाउंट में पैसा हो। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। सोर्स ऑफ फंड फॉर डेबिट कार्ड इज, है ना, अभी मैंने आपको बताया कि डेबिट कार्ड में आपके अकाउंट में जितना अमाउंट होगा आप उससे ज़्यादा उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो सेविंग अकाउंट होता है और एक करंट अकाउंट होता है। तो दोनों के लिए डेबिट कार्ड, कुछ कुछ बैंक्स जो है करंट अकाउंट के लिए भी डेबिट कार्ड प्रोवाइड करती है, क्योंकि डेबिट कार्ड के बिना इंटरनेट बैंकिंग जो है उसमें पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती है यूज़ करने की, क्योंकि इंटरनेट बैंकिंग जो होती है उसके लिए डेबिट कार्ड बहुत मस्ट होता है अकाउंट्स वगैरह बनाने के लिए। और पासवर्ड्स वगैरह अगर आप भूल जाते हैं तो आप लोगों को डेबिट कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए कुछ बैंक्स जो हैं करंट अकाउंट के लिए भी डेबिट कार्ड प्रोवाइड करती हैं। तो इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 20 इन्होंने पूछा है व्हेन कस्टमर यूज डेबिट कार्ड। जब डेबिट कार्ड का उपयोग किया जाता है किसके द्वारा, कस्टमर के द्वारा, तो क्या कोई इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है क्या? तो नहीं किया जाता। इसका आंसर आएगा नो इंटरेस्ट इज चार्ज्ड। अब क्रेडिट कार्ड से भी हम पेमेंट करते हैं तो क्या उसके लिए कोई इंटरेस्ट चार्ज होगा? तो उसके लिए इंटरेस्ट चार्ज होगा, उनका एक बिलिंग डेट होता है ना, उस बिलिंग डेट के बाद आप लोगों को मतलब उस बिलिंग डेट के बाद में आप लोगों को कुछ मोहलत मिलती है उस पेमेंट की, जिसको ड्यू डेट बोलते हैं, है ना, ड्यू डेट। उस पेमेंट को पे करने के लिए एक आपको मोहलत मिलती है, 20 दिनों की लगभग रहती है। और 30 दिन, जैसे कि सपोज करिए आपका मेरा जो बिल है, बिलिंग डेट है वो 14th ऑफ एवरी मंथ है ना। अब अगर मैं 15th को कोई पेमेंट कर देता हूँ क्रेडिट कार्ड से, ठीक, तो इस क्रेडिट कार्ड को अब मेरा जो बिल जनरेट होगा कब होगा, नेक्स्ट 14th को होगा। तो ये जो एक महीने का समय मुझे यहाँ मिल गया, प्लस ये 20 डेज मिल गए, क्योंकि ये जो 14 को जब मेरा स्टेटमेंट जनरेट होगा कि भाई आपको मान लो 20,000 रुपये जमा करने हैं, तो 20,000 रुपये जमा करने हैं तो 30 दिन तो ये यूज़ कर लिए मैंने, और 20 दिन के बाद जमा करना है, तो ऐसे करके लगभग 50 दिन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए आपने पेमेंट लिया था क्रेडिट कार्ड से। नाम ही उसका क्रेडिट कार्ड है, वो आपको उधार देता है थोड़े समय के लिए। तो जो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, वो इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता, लेकिन क्रेडिट कार्ड 50 दिन तक तो नहीं करता, लेकिन 50 दिन के बाद में आपका जितना भी अमाउंट ड्यू रहेगा उस पर वो इंटरेस्ट चार्ज करने लग जाएगा। इन केस ऑफ क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट इज चार्ज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी से रिलेवेंट है कि भाई
नेक्स्ट जो क्रेडिट कार्ड का जो क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट है ना, वो कब लगाया जाता है? तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे भी कब लगाया जाता है कि भाई आपकी पेमेंट की ड्यू डेट जो है वो पास हो गई हो या निकल गई हो। ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। ई वॉलेट से क्या तात्पर्य है ना, तो ई वॉलेट जो होता है एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट होता है। इसमें क्या होता है कि आप लोग आपके जो विभिन्न बैंकिंग के सोर्सेज है, जैसे ई बैंकिंग है ना, यूपीआई है, इसके थ्रू डिजिटल वॉलेट के अंदर आप पैसा आपका रख सकते हैं। ठीक, पैसा रख सकते हैं, और ये डिजिटल है तो इलेक्ट्रॉनिक भी हो गई, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट बोलते हैं। ठीक है, ई वॉलेट से तात्पर्य होता है इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल वॉलेट। निम्नलिखित में से कौन सा ई वॉलेट का प्रकार होता है? तो डिजिटल वॉलेट जो होता है, ई वॉलेट का प्रकार होता है क्रिप्टो करेंसीज। अब क्रिप्टो करेंसीज तो आप लोगों ने आजकल के दौर में आप लोग हैं तो क्रिप्टो का नाम तो सुना ही होगा, जैसे कि बिटकॉइन है। तो बिटकॉइन के जो वॉलेट्स होते हैं, जो भी क्रिप्टो करेंसीज के वॉलेट्स होते हैं, उन वो भी ई वॉलेट का ही एक टाइप होते हैं, क्योंकि वो अल्टीमेटली है तो करेंसी। ठीक है, फिर मोबाइल वॉलेट्स भी आ गए। आप व्हाट्सएप से भी पेमेंट कर सकते हैं आज के समय में। तो मोबाइल पे जो आपका जो यूपीआई ऐप्स हैं, ये सारे के सारे डिजिटल वॉलेट्स भी कहलाते हैं। आप इसमें पैसा रख भी सकते हैं। तो ये सभी इसका आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा, ई कॉमर्स से क्या तात्पर्य है? ई कॉमर्स से क्या तात्पर्य है? तो जो इलेक्ट्रॉनिक मोड में हम लोग व्यापार कर रहे हैं, है ना, तो अब इलेक्ट्रॉनिक मोड में व्यापार कैसे होगा? तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में व्यापार करने के लिए सबसे पहले तो एक कोई वेबसाइट होगी, है ना, वेबसाइट होगी, या फिर कोई ऐप होगी जिसपे जो कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कराती है आप लोगों को। ठीक है, और आप लोग यहाँ पे उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके क्या करते हैं? परचेस करते हैं। तो ये क्या हो गया, और वो आपके क्या होता है, वो आपकी डिलीवरी वो उस प्रोडक्ट की डिलीवरी आपके दिए हुए एड्रेस पर आ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया एक टाइप का कॉमर्स, ये एक व्यापार का तरीका हुआ। और ये पूरा का पूरा क्या हुआ कि भाई आपने ऑनलाइन देखा, है ना, परचेस करा, फिर पेमेंट भी ऑनलाइन किया। ठीक है, और डिलीवरी आपको हो गई। तो फिजिकल गुड आपको कब रिसीव हुआ? आपने पेमेंट कर दिया, उसके बाद में ऑर्डर कंफर्म करने के 3 से 4 दिन, मैक्सिमम 8 दिन, मैक्सिमम 15 दिन। तो ये जो है एक तरीके का क्या हो गया? ई कॉमर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के माध्यम से क्या किया जाता है ऑनलाइन? भाई आप बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में आ जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स? हम निम्नलिखित में से ई कॉमर्स का एग्जाम्पल क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि अमेज़न आप यूज़ करते हैं, आप कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स तो मंगाते होंगे। सभी लोग महीने 2 महीने में एक नए प्रोडक्ट मंगाते हैं। OLX ये ओल्ड थिंग्स को बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म है ना। और ईबे ये यूरोप में चलने वाला सबसे बड़ा, जैसे अमेज़न हम लोग यूज़ करते हैं, वैसे यूरोप में सबसे ज़्यादा ईबे पे ट्रस्ट करा जाता है। तो ईबे भी एक शॉपिंग वेबसाइट है ना। यहाँ पर सर्विसेज प्लस आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। और डिजिटल प्रोडक्ट क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर से समझाऊंगा। तो ईबे जो है वो यूरोप में चलने वाला सबसे बड़ा ब्रांड है ना। तो इससे बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, सबसे ज़्यादा इसके बहुत सारे यूज़र्स भी हैं, और सबसे पुराना ब्रांड है। ठीक है, अब डिजिटल गुड्स क्या होता है? सपोज करो ये जो PDF है ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, है ना, जिसमें मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं सारे। आपको जो यूनिट 2 की जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इनकी PDF मैंने बनाई है। तो ऐसी करके अगर मैं 5 यूनिट की 5 PDF बना लेता हूँ और आपसे बोलता हूँ कि भैया मैंने एक वेबसाइट पे इसको अपलोड कर दिया है, आप लोग 100 रुपये का पेमेंट दीजिए मुझे और ये PDFs आप डाउनलोड कर लीजिए।
तो इस केस में क्या होगा, ये जो PDF फाइल्स हैं, है ना, ये मेरा क्या होगा, डिजिटल गुड्स होगा। ठीक है, डिजिटल गुड्स कुछ भी हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, कोई फाइल हो सकती है, कोई सॉन्ग हो सकता है, कुछ भी जो चीज़ डिजिटली स्टोर की जा सकती है और एक दूसरे को ट्रांसफ़र की जा सकती है, वो आपका होता है डिजिटल गुड्स। नेक्स्ट, ई कॉमर्स इज कंसिडर्ड ओवर। ई कॉमर्स को कंडक्टेड ओवर। ई कॉमर्स को खालिस्तान के माध्यम से संचालित किया जाता है। तो ई कॉमर्स को अगर आपको संचालित करना है तो आपको कंप्यूटर तो लगेगा, लैपटॉप भी लगेगा और स्मार्टफोन भी लगता ही है, क्योंकि सारी इंक्वायरीज या सारी लीड्स जैसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू आती है। लीड्स क्या होता है ये मैं आपको थोड़ी देर में समझाने वाला हूँ। तो इसका जो आंसर आएगा ऑल आएगा। अब लीड्स क्या होती है ना, तो लीड्स, है ना, आप लोगों को डेली लाइफ में फेसबुक या गूगल पे बहुत सारे एड्स दिखाई देते हैं ना, दिखते हैं। तो इन एड्स पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपसे आपकी थोड़ी सी डिटेल मांग ली जाती है, या आपसे कोई ऐप इंस्टॉल करा लेते हैं, या फिर आप इंटरेस्टेड, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर पे उनको मैसेज कर देते हो आई एम इंटरेस्टेड इन प्रोडक्ट। तो ये जो जैसे ही आप इन लीड्स मतलब इन एडवर्टाइज पे क्लिक करते हैं, कोई रिएक्शन देते हैं, तो जो जैसे फेसबुक है तो फेसबुक का एक एडवर्टाइजमेंट सिस्टम बना हुआ। तो ये जो फेसबुक का जो एडवर्टाइजमेंट सिस्टम है, ये क्या करता है कि आपकी जो डिटेल है वो जो एडवर्टाइजमेंट जो रन कर रहा है उसके साथ में शेयर करता है। तो ये कहलाती है लीड। और आप जो है वो संभावित क्या है, उपभोक्ता हैं, बायर हैं, किसके लिए, उस पर्टिकुलर एडवर्टाइज के लिए। अब आप मान लो शॉपिंग में इंटरेस्टेड होते हैं और आपने शूज़ देख लिए, है ना, मिंत्रा, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ये सारी शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, इन पे आपने मान लो शूज़ देख लिए। तो आपको थोड़ी देर बाद में सभी जगह जहाँ जहाँ आप सोशल मीडिया पे हों या आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हो, कोई ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, तो आपको एडवर्टाइज़ आने लग जाएंगे। और एडवर्टाइज़ कहाँ के आने लग जाएंगे, शूज़ के। तो आप क्या हो गए, संभावित बायर हो गए। फेसबुक का जो सिस्टम है या आपका एंड्रॉयड मोबाइल का जो गूगल का बनाया हुआ है, तो इनका जो सिस्टम है ये एक्टिव हो जाता है और आप एक पोटेंशियल बायर के रूप में उन लोगों को दिखाई देते हो कि अब ये भैया जूते खरीदने वाला है, इसको जूते दिखाओ। तो ये जिस भी वेबसाइट से, अब सारी वेबसाइट्स अपनी अपनी ऐड चला रही हैं, तो जिस भी वेबसाइट से वो शूज़ बिकेगा तो उसके बदले में फेसबुक या गूगल को कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट ऐसे होगा कि मान लो उसने बिडिंग करी हो, 1,000 रुपये का शूज़ आप खरीदते हैं तो 100 रुपये मैं फेसबुक को दे दूंगा। तो फेसबुक को इस केस में 100 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन ये हमको दिखता तो ऐसा है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है। फेसबुक के एड्स थोड़े अलग तरीके से रन करते हैं, लेकिन गूगल बहुत कॉस्टली होता है इस मामले में। ठीक है, नेक्स्ट हम ई कॉमर्स ऑपरेट्स इन। ई कॉमर्स को खालिस्तान मोड में ऑपरेट किया जाता है। अब कुछ मोड्स होते हैं, ठीक है, इनको हमको समझने के लिए थोड़ा यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा बोर्ड को। चलिए, मैंने बोर्ड को थोड़ा सा क्लियर कर लिया है। अब हम देखते हैं कि भाई ये B2B सबसे पहला मोड उन्होंने दिया हुआ है, B2B। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस। अब बिजनेस टू बिजनेस को समझने के पहले हम समझते हैं B2C क्या होता है। B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर। अब बिजनेस टू कस्टमर का एग्जांपल है जैसे कि अमेज़न, है ना। हम लोग क्या है, कस्टमर हैं, हम लोग अमेज़न से कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं, तो अमेज़न क्या हो गया इस केस में, बिजनेस, और हम क्या हो गए, कस्टमर हो गए इसमें। ठीक है, अब अमेज़न ने भी, अमेज़न पे जो प्रोडक्ट लिस्टेड है तो वो भी कहीं से लाया होगा, तो इसने किसी और बिजनेस से खरीदा होगा, है ना। तो ये क्या हो गया, B2B मोड हो गया। सबसे बड़ा B2B प्रोवाइडर है वर्ल्ड का जो है वो है अलीबाबा। ठीक है, अलीबाबा जो है ये सारे बिजनेसेस को अपना माल जो है वो एक्सपोर्ट करता है, या ये एक B2B प्लेटफॉर्म है।
ठीक है। और इंडिया का सबसे बड़ा B2B प्लेटफॉर्म, इंडिया का सबसे बड़ा B2B प्लेटफॉर्म है इंडिया मार्ट, है ना। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हों तो आप इंडिया मार्ट पे उस वो जो प्रोडक्ट्स हैं या कोई जो बिजनेसेस हैं उनको सर्च कर सकते हैं जो कि आपको माल की सप्लाई कर दें। तो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्पल के तौर में B2B में अलीबाबा और इंडिया में B2B में इंडिया मार्ट सबसे बड़ा सप्लायर है। नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में निम्नलिखित में से कौन कौन से तत्व होने चाहिए। तो सीधी सी बात है कि यूज़र होना चाहिए, जैसे कि हम कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे। वेंडर, जिसने वो प्रोडक्ट, जैसे अमेजन पे कोई प्रोडक्ट है, कोई मोबाइल है तो वेंडर होगा, तो वेंडर जैसे Xiaomi का मोबाइल है, Xiaomi उसके लिए वेंडर हो गया। और नेटवर्क होना चाहिए प्रॉपर, क्योंकि मेरा अकाउंट उस पे है अमेज़न पे, तो मैं नेटवर्क में हूँ अमेज़न के, और नेटवर्क भी इसके लिए ज़रूरी है। तो इसका जो आंसर आएगा ऑल आएगा। क्वेश्चन नंबर 30, ब्लैंक इज द की कंपोनेंट ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन। ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन का प्रमुख तत्व होता है, तो इसका जो आंसर आएगा नेटवर्क आएगा, ठीक है। डेटा इंटरचेंज क्या सुनिश्चित करता है ना। डेटा इंटरचेंज इंश्योर इन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में डेटा इंटरचेंज जो होता है, एक्यूरेट डेटा होता है, इनक्रिप्टेड डेटा होता है, दोनों ही होता है। अब इन डेटा इंटरचेंज की क्या ज़रूरत पड़ती है, तो देखिए, एक तो आपका हो गया अमेज़न, आपने कोई प्रोडक्ट सप्लाई किया, ऑर्डर किया तो अमेज़न पे ऑर्डर किया। दूसरा ये जाएगा उनके वेंडर को जिसने वो प्रोडक्ट डाला था अमेज़न पे। नेक्स्ट बीच में एक और कंपनी होती है, कौन सी क्या करती है वो एजेंसी, वो एजेंसी क्या करती है, आपको शिपिंग देती है ना, मतलब डिलीवरी देती है। तो आपने डिलीवरी की जो वेबसाइट्स हैं उनके जो डिलीवरी की एजेंसीज है, एक्सप्रेस बीस नाम सुना ही होगा आपने, और एक फ्लिपकार्ट की है ई कार्ट, और जैसे पोस्ट ऑफिस है अपना इंडिया का जो गवर्नमेंट का एजेंसी है। तो ये जो शिपिंग कंपनीज हैं, है ना, तो ये जो शिपिंग कंपनीज हैं ये क्या करती हैं, अब यहाँ पर क्या होगा, एक्यूरेट डेटा, भाई आपने जो एड्रेस डाला है वो इसको भी मिलना चाहिए, और ये जब प्रोडक्ट पैकेजिंग कर देगा तब इसको भी मिलना चाहिए, और ये सही माल, सही डिलीवरी सही जगह पे कराएगा तो ये आपको एट द एंड आपको मिल जाएगा। तो ये डेटा इंटरचेंज हो रहा है कि आपके एड्रेस और आपके ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पे, दूसरी जगह से तीसरी जगह पे, और जैसे ही वो प्रोडक्ट सुबह आपको मिलने वाला होता तो आपको मैसेजेस आने लग जाते हैं कि आज आपका प्रोडक्ट आपको डिलीवर हो जाएगा इतनी बजे से इतनी बजे तक। अगर आप घर पे अवेलेबल नहीं है तो इसको आप डिलीवरी को आप नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड करा सकते हैं। तो ये सारा क्या हो रहा है, सिस्टम डेटा इंटरचेंज हो रहा है, आपका डेटा चेंज हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो एक्यूरेसी के साथ में होगा प्लस इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, है ना। पता लगे कि भाई कोई और यूज़र ने आपकी इन्फॉर्मेशन चुरा ली और आपका ऑर्डर वहाँ से जाके ऑफिस से ही ले आया कि भाई ये लाओ मेरे को दे दो, तो OTP पता लगा उसके पास आ गया, तो ये क्या हो गया, इनक्रिप्शन का टाइप हो गया। आप OTP वेरीफाई करके ही आप लोगों को प्रोडक्ट आजकल डिलीवर किया जाता है, ठीक है। ई कॉमर्स वेंडर मस्ट इंश्योर ब्लैंक ट्रांजेक्शन। ई कॉमर्स वेंडर ट्रांजेक्शन में खालिस्तान को सुनिश्चित करता है। तो भाई ट्रांजेक्शन बेटर वे में होना चाहिए, इफेक्टिवनेस होना चाहिए, और एफिशिएंसी होना चाहिए ट्रांजेक्शन में। तो इसका आंसर आएगा ऑल। अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन को बहुत फोकस किया जा रहा है। तो ट्रांजेक्शन का एग्जैक्ट मतलब क्या है कि भाई जब आप प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं उस समय जब आप जो पेमेंट कर रहे हैं ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पर, कि बहुत इजीली पेमेंट करने के लिए ऑप्शंस अवेलेबल होना चाहिए आपको। तो क्या होता है, अगर डिफ़िकल्टीज होती है पेमेंट को करने में तो यूज़र जनरली वो प्रोडक्ट को बाय नहीं करता, और इससे क्या होता है, उस कंपनी की सेल को जो होती है वो डाउन हो जाती है। तो वो आपके लिए ऐसे फीचर्स लाते हैं कि आप बहुत इजीली तरीके से उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकें, है ना। तो ये जो ट्रांजेक्शन है इसका मतलब यहाँ पर ये होता है। वेयर हाउस ऑपरेशंस के बारे में यहाँ पे बताया है, वेयर हाउस ऑपरेशंस में क्या शामिल होता है।
तो अभी मैंने जैसे आपको बताया कि वेयर हाउस ऑपरेशन में उस कंपनी जिसने प्रोडक्ट लिस्टेड किया है वो प्रोडक्ट को पिक करेगी, कहाँ से, वेयर हाउस से, वहीं पे पिक करेगी और डिलीवरी के लिए उसको एक थर्ड पार्टी जो उन्होंने हायर करके रखी होगी जो आपको उस प्रोडक्ट की डिलीवरी दे रही होगी। तो इसका आंसर आएगा ऑल। ई कॉमर्स के ब्लैंक यूजर्स हो सकते हैं, तो ई कॉमर्स के भाई इंडिविजुअल, मतलब कि जैसे मैंने मेरे लिए उपयोग के लिए कोई शर्ट या कोई शूज़ मंगाया तो मैं इंडिविजुअल यूज़र हो गया, और मैंने ऑफिस के लिए कोई एसी, लैपटॉप कुछ भी मंगाया हो या ऑफिस का कोई फर्नीचर ऑनलाइन मंगाया हो तो मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा हूँ। तो दोनों का आंसर, दोनों ही इसके आंसर होंगे, तो इसका आंसर आएगा सी। द कस्टमर ऑफ ई कॉमर्स कैन मेक पेमेंट थ्रू, अब ई कॉमर्स में आप लोग किस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, तो पेमेंट गेटवे होता है ना, पेमेंट गेटवे के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे क्या होता है, जब आप किसी वेबसाइट से प्रोडक्ट को ऑर्डर कर दिया आपने सपोज, तो ऑर्डर करने के बाद आपको एक दूसरी वेबसाइट पे ले जाया जाता है जहाँ पे आप क्या करते हो, आपका पेमेंट्स से रिलेटेड सारा ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। आप यहाँ पे यूपीआई यूज़ कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो, डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हो, है ना, नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हो, ठीक है, क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। तो ये जो पूरा प्लेटफॉर्म होता है इसको बोलते हैं पेमेंट गेटवे, ठीक है। और पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर्स जो होते हैं इनके मैं आपको कुछ नाम बता दूं। सबसे पॉपुलर है इंडिया में रेजर पे, ठीक है, पे यू मनी, ठीक है, उसके बाद में टू चेकआउट, ये सारे के सारे पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर कंपनीज हैं। अब ये क्या करती हैं भाई, इनका क्या काम है, ये मतलब एक अलग एजेंसीज है ना, इसका ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट से क्या लेना देना। तो ये ऑनलाइन की वेबसाइट ने, जैसे सपोज करो मैं रेजर पे यूज़ करता हूँ, तो रेजर पे की सर्विसेज मैंने लेके रखी हुई है। मुझे रेजर पे ने एक सिक्योर एनवायरनमेंट दिया हुआ है कि मेरे यूज़र्स जो हैं उस पर ट्रांजेक्शन करके मुझे मेरे खाते में पैसे पहुंचा दें, और ये पूरी ट्रैक होता है कि भाई कौन से ऑर्डर के बदले में मुझे इस यूज़र ने पेमेंट किया है, उस यूज़र के अकाउंट की डिटेल्स, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, किस माध्यम से पेमेंट किया वो सारी डिटेल, यूटीआर नंबर, ये सभी चीज़ें मुझको भी रेजर पे प्रोवाइड करेगा। तभी तो मैं आप लोगों को पेमेंट कंफर्म करके आपका ऑर्डर आगे बढ़ाऊंगा। ऑर्डर का स्टेटस जो है आप लोगों को दिखता होगा, ऑर्डर स्टेटस भाई कभी प्रोसेसिंग में बताता है ना, कभी ऑन द वे बताता है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, ये जो पेमेंट गेटवेज हैं ये लोग क्या करते हैं, कुछ चार्जेस लेते हैं। किससे लेते हैं, ये सीधे सीधे जिस वेबसाइट से या जिस कंपनी से आपने प्रोडक्ट खरीदा है उससे ये चार्जेस लेते हैं। ये चार्जेस बहुत ही नॉमिनल तो नहीं बोल सकते इनको, लेकिन चार्जेस होते हैं। जैसे आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे तो 2% तक लेते हैं, प्लस इसके अलावा भी कुछ हैंडलिंग फीस होती है। और अगर आप क्रेडिट कार्ड के अलावा किसी चीज़ से पेमेंट करते हैं तो 3 रुपये प्लस ऐसा कुछ परसेंटेज वो चार्ज करते हैं, किससे, जिसके प्रोडक्ट को आपने परचेज किया उससे। तो आपकी जो बाइंग कॉस्ट होती है उसमें ये चार्जेस भी इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ ई कॉमर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ, सॉरी कहाँ गए थे हम, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ई कॉमर्स सिक्योरिटी का होता है ना। क्वेश्चन नंबर 36 है भाई कि भाई उसमें प्राइवेसी होना चाहिए कि हमने क्या ऑर्डर किया या किसी दूसरे आदमी को नहीं दिखना चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए, मतलब डेटा में एकात्मता होना चाहिए। पता लगे मैंने एड्रेस डाला है मेन रोड हरदा, है ना, वहाँ तक जाते जाते एड्रेस में कुछ और चेंज हो गया, तो इंटीग्रिटी होना चाहिए, डेटा में एकात्मता होना चाहिए, ऑथेंटिकेशन भी उसको प्रोवाइड कराना चाहिए। सिक्योरिटी का एक सिस्टम है, पता लगे मेरा अकाउंट किसी ने हैक कर लिया और ज़बरदस्ती के ऑर्डर्स कर दिए तो मैं अननेसेसरी परेशान होऊंगा। हो सकता है उसने कि मेरा क्रेडिट कार्ड ऐड हो। आजकल क्या होता है कि जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं उन पे भी आप पैसा
मतलब उनके भी डिजिटल वॉलेट्स होते हैं, उसमें भी आप पैसा डाल के रख सकते हो। पता चला कि भाई मेरा अमेज़न है, उसमें मेरा 1,500 रुपये जमा है और किसी ने मेरा एक्सेस करा अननेसेसरी, मतलब अनऑथेंटिकेटेड एक्सेस किया और क्या किया, कोई ऑर्डर कर दिया और अपने पते पे बुला लिया, तो मेरा तो नुकसान हो गया इसमें। तो सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्राइवेसी, इंटीग्रिटी और ऑथेंटिकेशन, ये तीनों ही मस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ई कॉमर्स थ्रेड? ई कॉमर्स थ्रेड्स में कौन क्या शामिल है? तो डेटा स्टॉलन शामिल है, मालवेयर अटैक्स शामिल है, तो दोनों का आंसर ए एंड बी दोनों आएगा। दोनों ही उसके आंसर है, तो आंसर सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स के लिए बेहतर सिक्योरिटी प्रैक्टिस होती है? तो इसका जो आंसर आएगा भाई, सिक्योरिटी प्रैक्टिस, हम अगर सिक्योरिटी प्रैक्टिस की हम बात कर रहे हैं तो तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की उसमें आवश्यकता आपको पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। फायरवॉल यूज़ करते ही हैं सभी जो वेबसाइट जहाँ पर स्टोर करती हैं, वो सारी जो होस्टिंग कंपनी से वो फायरवॉल प्रोवाइड करती हैं। SSL सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोवाइड करती हैं। तो जब भी आप कोई तो इसका आंसर देख लेते हैं हम पहले, इसका आंसर ऑल आएगा। और देखिए आप लोग जब पेमेंट वाले पेज पे जाते हैं किसी वेबसाइट के ना, तो वहाँ पर एक ग्रीन कलर की बार आ जाती है, ग्रीन कलर की, और वहाँ ऐसा लिखा हुआ होता है सिक्योर, है ना, या SSL लिखा हुआ होता है, या ऐसे करके शील्ड बनी हुई होती है। तो इसका मतलब है कि आप एक सिक्योर साइट पे अपना ट्रांजैक्शन करने वाले हैं, आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन कहीं भी शेयर नहीं होगी। इसको SSL बोला जाता है, सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है। तो जो SSL वाली वेबसाइट्स हैं उन पे आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पेमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑनलाइन पेमेंट मोड? अब आप लोग जानते ही हैं कि भाई क्रेडिट कार्ड से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, लेकिन COD का क्या मतलब होता है? COD का मतलब होता है कैश ऑन डिलीवरी। जब आपको प्रोडक्ट मिलेगा, जब आप पैसा दोगे, आपने ऑर्डर किया और कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन सिलेक्ट करा, तो आप जब आपका प्रोडक्ट घर आएगा तब आपको पैसा देना होता है। तो COD जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का एक मोड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, इन केस ऑफ पेमेंट द अमाउंट कैन बी ट्रांसफर्ड। ऑनलाइन पेमेंट में अमाउंट खालिस्तान के रूप में ट्रांसफर होता है। तो भाई ऑनलाइन पेमेंट में आप इलेक्ट्रॉनिकली फंड को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते रहते हैं। नेक्स्ट है 41, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी प्रिवेंटिव मेजर इन डिजिटल पेमेंट? है ना, डिजिटल पेमेंट में रोकथाम के लिए एक विधि होती है। क्या विधियाँ होती देखते हैं हम। यूज़ सर्टिफाइड पेमेंट प्रोसेसर, जो पेमेंट प्रोसेसर मैंने बताए थे, जैसे रेजर पे, ये पेमेंट प्रोसेसर है। पेपॉल बहुत फेमस है ना, मेरे इन सभी पे अकाउंट्स बने हुए हैं, तो ये विदेश से पैसा मंगाने के लिए मुझे काम में आता है पेपॉल। तो ये सर्टिफाइड पेमेंट प्रोसेसर्स हो गए, इनको जो है RBI से परमिशन लेनी पड़ती है ये सारे ऑपरेशंस करने के लिए, है ना। लेकिन आप अगर एक वेबसाइट बनाते हैं प्रोडक्ट सेल करने के लिए, तो आपको RBI से परमिशन नहीं लेनी पड़ती। ये पूरा का पूरा एक बैंकिंग एनवायरनमेंट देते हैं आप लोगों को ऑनलाइन मोड में। तो ये जो है लाइसेंस्ड है और RBI से परमिटेड है, अलाउ करती है RBI इनको, परमिशन देती कि भाई आप लोग ऑनलाइन जो है। एक बिल पे का नाम आपने सुना होगा, आप बिजली के बिल वगैरह भरते हैं, तो बिल पे भी एक बहुत बड़ा प्रोवाइडर है अपने इंडिया का, ठीक है। टेस्टेड एंटीवायरस, तो ये इन लोगों के जो भी पोर्टल्स हैं या जो भी वेबसाइट्स हैं, इनकी सारी जो वेबसाइट्स हैं वो टेस्टेड एंटीवायरस एनवायरनमेंट में काम करती हैं। कोई भी नया वायरस आता है तो सबसे पहले इन लोगों को इनका सिस्टम जो है वो अपडेट करना होता है, क्योंकि इन लोगों पे दिन भर में लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इनके जो पेमेंट पेजेस हैं उन पे।
और रेगुलरली चेंज पासवर्ड, तो हमको हमारा पासवर्ड रेगुलरली चेंज करना चाहिए। तो डिजिटल पेमेंट जो है हमारे नेट बैंकिंग का, आजकल सभी बैंक्स 30 दिन में या बहुत दिनों तक आपने लॉगिन नहीं किया तो आपको बोल देगी कि आप नया पासवर्ड बना लो अब, तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा ऑल आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 42 जो है लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस यूनिट का। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 का जो है ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था, टू प्रोवाइड रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट मेथड्स। तो जैसा हम आप भी बात कर रहे थे कि ये जो पेमेंट प्रोवाइडर्स हैं ये क्या करते हैं, इस आपके द्वारा किए हुए पेमेंट को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं और इसका सेटलमेंट करते हैं। जैसे मेरे पास में आपने मेरी कोई वेबसाइट है, उससे कोई प्रोडक्ट परचेज कर लिया, तो प्रोडक्ट परचेज करते ही मेरे पास में पेमेंट नहीं आ जाता मेरे अकाउंट में। पहले मेरा पेमेंट जो रहता है वो रेजर पे या पेपैल जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ उनके पास में होल्ड पे रहता है। फिर नेक्स्ट डे 2 दिन के बाद में वो उस पेमेंट का सेटलमेंट करते हैं। ये आपको इसलिए उनको होल्ड पे लगे हुए रहते हैं वो पेमेंट कि भाई मान लो किसी यूज़र ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया तो आप के रेजर पे के अकाउंट में जो पैसे होंगे वो रिटर्न उस यूज़र को हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। और जब यूज़र ने कंफर्म कर दिया कि इस प्रोडक्ट को मैं रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, तो ये रेजर पे जो है मेरे खाते में वो पैसे को ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये रेगुलेशन है और सुपरविज़न है किसका, पेमेंट मेथड्स का। जिस पेमेंट मेथड के थ्रू मेरे पास में आपका पेमेंट आया है उसको रेगुलेट करता है रेजर पे या पेमेंट गेटवे सिस्टम। टू प्रोवाइड लीगल बेसिस ऑफ नेटिंग एंड सेटलमेंट। फाइनली ये भी मैंने आपको बताया कि भाई कि सेटलमेंट वो बाद में करेगा, कब करेगा, जबकि आप फाइनल कर दोगे कि भाई मेरा ऑर्डर मेरे को मिल गया है, मैं कंफर्म हूँ, मुझे इसको रिटर्न वगैरह कुछ भी नहीं करना है, तो रेजर पे मेरे को पेमेंट कर देगा। तो इसका आंसर बोथ एंड भी लगा हुआ है और भी लगा हुआ है, तो इसका जो आंसर है हमारे पास में यहाँ पे आंसर की है 42 का डी दिया हुआ है ना। तो इसमें 3 तो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो आंसर आएगा, अगर यहाँ पे और कोई ऑप्शन होता तो वो होता तो डी ऑल। तो ये जो 2 स्टेटमेंट्स आपको याद रखना है, टू प्रोवाइड रेगुलेशंस एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट मेथड्स। तो जैसे मान लो मैंने नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट किया, तो जब मैं रिटर्न करूंगा तो उस खाते से, जिस खाते से मैंने पेमेंट किया था, पेमेंट उसी खाते में वापस होगा, है ना। और टू प्रोवाइड लीगल बेसिस फॉर नेटिंग एंड सेटलमेंट फिनैलिटी। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि वो पेमेंट होल्ड करके रखते हैं और नेक्स्ट डे या जब ऑर्डर कंफर्म हो जाता है, डिलीवरी कंफर्म हो जाती है, तब मुझे पेमेंट वो देते हैं, तो ये सेटलमेंट फिनैलिटी होती है। तो ये जो 2 चीज़ें हैं यहाँ पेमेंट एंड सेटलमेंट का मुख्य ऑब्जेक्टिव था। अब ये जो है हमने आज यूनिट 2 के पूरे जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास में अवेलेबल थे वो हमने देख लिए हैं। इसके अलावा भी कोई यूनिट 2, 1 में से और भी मुझे कोई मटेरियल मिलता है तो मैं निश्चित तौर से आप लोगों के साथ में इसको शेयर करूँगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 3 के कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, उनकी भी मैं आप लोगों को फाइल्स दे दूँगा। और ये जो फाइलें हैं ये आप लोगों को आपके संबंधित ग्रुप्स में अवेलेबल हो जाएगी, तो आप इसके माध्यम से परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं आपकी। आई होप कि ये वीडियो मेरा जो है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, आप लोगों को इससे एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी और बहुत सारी आप लोगों को नई जानकारी भी इससे मिली होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे साथ में बने रहें। कोई आप लोगों के डाउट्स हो, कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, तो और मैं निश्चित तौर से उसका आंसर आप लोगों को देने का प्रयास करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।